नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिज्ञान विद चंदन पर। आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है अस्थमा। जी हाँ, अस्थमा के पेशेंट आप लोगों ने बहुत देखे होंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि लोग जल्दी जल्दी सांस लेते हैं या सांस लेने में उनको बहुत ही कठिनाइयाँ होती हैं। वो क्या थोड़ा दूर चलते हैं तो बहुत तेज तेज सांस लेने लगते हैं, जैसा कि हम नॉर्मल अभी सांस ले रहे हैं। वो क्या हाँफने लगते हैं। उनकी जो है सांस लेने में जो कठिनाइयाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और आप लोगों ने देखा होगा वो कहीं ना कहीं हिल स्टेशन पर जब जाते हैं तो वहाँ पे उनको सांस लेने में कुछ ज़्यादा ही दिक्कतें होती हैं। या देखा होगा आप लोगों ने, जैसे ही मौसम बदलता है, ठंडियों का मौसम आता है या थोड़ा सा जो है मौसम ठंडा होता है, तो लोगों को आप देखते होंगे कि जो है वो भी उस समय पे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो कहने का मतलब ये जो सांस लेने की जो दिक्कत है, ये एक्चुअली में अस्थमा है या हम किसे पहचानेंगे। तो अस्थमा के बारे में पूरा हम जानेंगे, कैसे ये बीमारी होती है और क्यों होती है। तो इसी टॉपिक पर दोस्तों आज हम बात करने वाले एक्चुअली में अस्थमा होता कैसे है, मेडिकल टर्म इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इस बीमारी के क्या क्या इलाज हैं। समस्या दोस्तों, जैसे दोस्तों समझिए, हमारे बॉडी में जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है हमारे बॉडी में क्या ट्रैकिया पाई जाती है। जी हाँ, जिसे हिंदी में हम श्वास नली बोलते हैं। और इस श्वास नली में जो हमारा एयरवेज है, जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है, इसके चारों तरफ पाई जाती है म्यूकस की मेम्ब्रेन। जी हाँ, एक म्यूकस क्या होता है? म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ है जिसे हम जब कभी अस्थमा का पेशेंट हम जब देखते हैं तो वो क्या थूकता है, जो बलगम वो बाहर स्पिट करता है, यही क्या बाहर जो आता है ये म्यूकस इसे कहते हैं। ये म्यूकस का ही पार्ट रहता है जो चिपचिपा पदार्थ रहता है। तो जो हमारा जो रेस्पिरेटरी का रास्ता है, जो श्वास नली का रास्ता है, इसके चारों तरफ पाई जाती है हमारी म्यूकस की मेम्ब्रेन। ये म्यूकस मेम्ब्रेन क्या, मैंने आपको बताया कि चिपचिपा पदार्थ है। जब हम कोई एलर्जन मॉलिक्यूल या कोई धूल या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई वायरल इन्फेक्शन की चपेट में आते हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स हमारे जब रिस्पिरेटरी के थ्रू अंदर जब श्वास नली में जाते हैं तो वहाँ पे जाके चिपक जाते हैं। ये ब्रोंकाई में चिपक सकते हैं दोस्तों, ब्रोंक्यूल्स में चिपक सकते हैं। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब ये म्यूकस की मेम्ब्रेन में चिपकते हैं तो वहाँ पर जाके इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। इन्फ्लामेशन कहने का मतलब दोस्तों, इसमें कई सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे आपका रेडनेस होगा, इचिंग होगा, स्वेलिंग होगा, एक अच्छा खासा आपको दर्द महसूस होगा। तो ये 4-5 चीज़ें मैंने बताई आपको, जनरली आपको देखने को मिलती हैं। तो जैसे ही एलर्जन मॉलिक्यूल हमारे श्वास नली के म्यूकस के कांटेक्ट में आता है, म्यूकस मेम्ब्रेन में हमारी स्वेलिंग होती है। एक ऐसी स्वेलिंग होगी जो पूरे जो हमारा एयरवेज है वहाँ के रास्ते को सिकुड़ देगी। यानी कि जो म्यूकस की मेम्ब्रेन थोड़ा सा मोटी हो जाएगी और जो रास्ता है हमारा एयरवेज का, यानी जो पैसेज है रिस्पिरेटरी सिस्टम का, वो सिकुड़ जाएगा। और जब यही म्यूकस की मेम्ब्रेन जब ज़्यादा चौड़ी हो जाती है, जब ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, तो जो हमारा ऑक्सीजन का आने जाने का रास्ता है वो क्या बहुत कम हो जाता है। म्यूकस की मेम्ब्रेन का यानी कि स्वेलिंग होना, तो ऑक्सीजन जब क्या पेशेंट क्या होता है, तब पेशेंट जल्दी से सांस खींचता है। क्यों? क्योंकि जो रास्ता है एयरवेज का वो कम हो चुका है। एक जो है वहाँ पे स्वेलिंग हो गई है और उस स्वेलिंग की वजह से पेन भी होता है कभी कभी। तो पेशेंट क्या करता है, जल्दी जल्दी सांस लेता है। तो क्या कहीं भी बैठेगा तो जल्दी जल्दी हाँफने लगेगा, कहीं ऊंचाई पे जाएगा जहाँ ऑक्सीजन की कमी होगी तो वहाँ भी वो तेज तेज सांस लेने लगेगा। तो पेशेंट जो होते हैं अस्थमा के, वो लगभग इन्हीं लक्षण। बात करते हैं वीडियो में दोस्तों कि ये अस्थमा क्यों होता है, कौन कौन से ऐसे कारण हैं कि जिनकी वजह से हमको अस्थमा हो सकता है। दोस्तों पहले हम बात करते हैं एलर्जन मॉलिक्यूल। एलर्जन मॉलिक्यूल यानी कि जितने भी हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो एटमॉस्फेयर में एलर्जन मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं, जो हमारा वायरल इन्फेक्शन है, ये सब क्या है, एलर्जन मॉलिक्यूल हैं। और जब इन एलर्जन मॉलिक्यूल को अपने हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू इनहेल करते हैं तो जाके म्यूकस की मेम्ब्रेन में चिपक जाते हैं। जैसे ही एलर्जन मॉलिक्यूल हमारे म्यूकस की मेम्ब्रेन में चिपकते हैं तो ये जो क्या है वहाँ पे, वही मैंने आपको 4 चीज़ बताई, इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। इन्फ्लामेशन यानी कि वही इचिंग, रेडनेस, स्वेलिंग होगी, पेन होगा आपको। तो दूसरी बात हम करते हैं दोस्तों कि जैसे ही हमारा जो अस्थमा का पेशेंट है, जो इन सब दिक्कत से जो जूझ रहा है, जैसे ही कहीं थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज होता है या कहीं हिल स्टेशन पर जाता है या थोड़ा सा बर्फीले क्षेत्र में जाता है, दोस्तों उसको सबसे पहले यही दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। खासकर हम जब ऊंचाई पे जाते हैं, जब अस्थमा का पेशेंट जब ज़्यादा ऊंचाई पे जाता है जहाँ ऑक्सीजन का लेवल कम है, तो उस समय पे क्या वहाँ पे उसको और दिक्कत होती है। यानी कि ऑक्सीजन उसको खींचने में या अंदर ले जाने में और सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों ऐसे पेशेंट कभी भी ऊंचाई पर न जाएं या बर्फीले क्षेत्र में न जाएं जहाँ पे आपको लगता है क्लाइमेटिक कंडीशन जो है थोड़ा सा चेंज रहता है या रेगुलर में नहीं रहता है, तो वहाँ पे जाने से बचें दोस्तों। तीसरे कारण की बात करते हैं दोस्तों कि जैसे कोई हमारा इन्फेक्टेड खाना है या कोई भोजन है या कोई पीने की चीज़ें हैं जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है किसी बैक्टीरिया वायरस से, उन सबको खाने से हमको बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऐसे कुछ एलर्जन मॉलिक्यूल होंगे, जो यही एलर्जन मॉलिक्यूल हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम में जाकर म्यूकस की मेम्ब्रेन से अटैच होंगे, फिर वही कॉज करेंगे कि वहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे, रेडनेस कॉज होगी, आपको पेन होगा।
तो म्यूकस की मेम्ब्रेन का ही सारा मतलब ये कहानी है कि म्यूकस की मेम्ब्रेन जब ये मोटी होती है तो जो हमारी एयरवेज हैं वो क्या, वो नैरो होने लगती हैं, सिकुड़ने लगती हैं। तो अस्थमा का पेशेंट कहीं ना कहीं यहीं से शुरू होता है कि जैसे ही वो म्यूकस मेम्ब्रेन मोटी होने लगती है तो वहाँ की जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो क्या, वो बहुत दिक्कतें कॉज करती हैं। ऑक्सीजन हमारा उतना अमाउंट में नहीं जा पाता जितना हम चाहते हैं अपने फेफड़े तक। बात करते हैं दोस्तों कि कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिसको देखकर हम पता लगा सकते हैं कि कोई पेशेंट हमारा अस्थमैटिक है या नहीं है। दोस्तों पहले लक्षण की हम बात करते हैं कि जब भी पेशेंट हमारा अस्थमा का जब रात में सोता है या जैसे ही वो मतलब दिन ढलते ही रात में जब नींद लेता है तो वो क्या, जब देखते हैं आप कभी बिस्तर पे कभी कभी वो सांस तेजी तेजी से लेने लगता है या लेटते ही उसको हाँफने का जो है शिकायत होने लगता है। तो कहने का मतलब दोस्तों जो अस्थमा का पेशेंट है हमारा वो थोड़ा सा रात में दिक्कत महसूस करता है। यानी जब भी वो लेटता है तो उसके सांस लेने में जो हाँफना कहते हैं जिसे हम बोल रहे हैं हिंदी में, वो क्या थोड़ा सा ज़्यादा देखा जाता है। दूसरा लक्षण दोस्तों पहचान सकते हैं कि जैसे ही कोई हमारा अस्थमा का पेशेंट आपने देखा होगा, थोड़ा सा अगर वो हिल स्टेशन पे जाता है या कहीं ऐसी जगह जाता है जहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही कम है, तो इस केस में क्या है, वो ऑलरेडी वो अस्थमैटिक है तो कहीं ना कहीं उसको और दिक्कतों का सामना देखना पड़ सकता है। तीसरा लक्षण को देख के पहचान सकते हैं दोस्तों, जैसे ही हमारा कोई अस्थमैटिक पेशेंट जो है वो थोड़ा दूर चलता है या दौड़ता है, कोई हार्ड वर्क कर लेता है तो उसको हाँफने की शिकायत होने लगती है। वो अपना जो है सीना पकड़ कर बैठ जाएगा या कहीं तेज तेज सांस लेने लगेगा। जैसे ही वो थोड़ा हार्ड वर्क करता है वो तेज तेज सांस लेने लगता है। तो ऐसे कुछ लक्षण मैंने आपको बताए जिसको देखकर आप पता लगा सकते हैं कि अस्थमैटिक पेशेंट हमारा उस डिजीज से ग्रसित है कि नहीं है। बात करते हैं दोस्तों कौन कौन से ट्रीटमेंट है, कौन कौन से तरीके हैं जिनको अपना करके थोड़ा सा हम इससे रिलीफ पा सकते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा अस्थमा के पेशेंट को हॉस्पिटल में क्या कुछ समय के लिए या कुछ महीनों के लिए ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। होता क्या है, एक डॉक्टर की सुपरविजन में अस्थमा के पेशेंट को एक जो है ऑक्सीजन की थेरेपी इसलिए दी जाती है क्योंकि जो उसकी ऑक्सीजन की कमी है, जो सांस लेने की कमी है, उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर सकें। दूसरा तरीका दोस्तों एक बहुत खास मेडिसिन होती है, बहुत कॉमन सी मेडिसिन है ब्रोंकोडायलेटर जिसे नाम बोलते हैं, वो है सल्बुटामॉल। सल्बुटामॉल यानी कि इसे ब्रोंकोडायलेटर के नाम से जानते हैं। ये मेडिसिन का नाम ब्रोंकोडायलेटर इसलिए है क्योंकि ये ब्रोंकाई को हमारे डायलेट करती है। जो हमारी एयरवेज हैं, जो ब्रोंकाई हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं, ये उनके रास्ते को थोड़ा सा चौड़ा कर देती हैं। क्यों? क्योंकि हमको अस्थमा हुआ ही इसलिए है क्योंकि हमारी जो ब्रोंकाई हैं, जो ट्रैकिया है, जो ब्रोंक्यूल्स हैं, वो थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है, उनके रास्ते में थोड़ा सा सिकुड़न आ गई है। तो इसी को हम डायलेट करने के लिए, थोड़ा सा जो है चौड़ा करने के लिए हम ब्रोंकोडायलेटर देते हैं जिसे हम सल्बुटामॉल बोलते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं तो दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।